देखा मैं भी अपने सर की तरह कैसे कैलीग्राफी करता हूँ, ठीक है। तो चैप्टर है हमारा सैलरी। अब सैलरी की कहानी सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सैलरी में क्या होता है कि रेंट में तो फिर भी बहुत सारी तिगड़म है, सैलरी में तो कोई तिगड़म है ही नहीं। आज जैसे अपन बिजनेस प्रोफेशन पढ़ के आए तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है बिजनेस प्रोफेशन। ऑब्वियसली ट्रिकी भी है, बिजनेस करना भी मुश्किल है, क्योंकि बिजनेस में जो इनकम आती है उस इनकम को अर्न करने के लिए दुनिया भर के अलग अलग खर्चे करने पड़ते हैं। तो सरकार ने बहुत सोच समझ के रूल बनाया कि देख ये वाला खर्चा करना पड़ेगा, अलाउड है, ये वाला खर्चा तो अननेसेसरी कर रहा है, अलाउड नहीं है। हम इस प्रैक्टिस को अप्रूव करते हैं, इस प्रैक्टिस को हम अप्रूव नहीं करते, तो ये एक्सप्रेसली अलाउड, ये एक्सप्रेसली डिसअलाउड। देख कोई ज़्यादा चोरी चकारी नहीं करना तो डिसअलाउड अंडर स्पेसिफिक सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। बहुत सोच समझ के रूल बनाए। अब आप इन सारे रूल्स को सैलरी में अप्लाई करने की कोशिश करो। सोचो सैलरी में सरकार क्या रूल बनाएगी। सैलरी तो कितना सिंपल है। आज मैं जब BCC में जॉब कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह है 15,000 रुपये फर्स्ट हाफ, 15,000 रुपये सेकेंड हाफ, 30,000 रुपीज़ पर मंथ मेरी 500 रुपये दिन मेरी तनख्वाह है जो मुझे अलग से मिलता है, और मैं वहाँ पे शीट पे ऐसे टिक करता हूँ कि ये फर्स्ट हाफ, ये सेकेंड हाफ, फिर ये अगले दिन में फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। तो जिस दिन संडे की छुट्टी हो जाती है ना, मेरा दिल जानता है संडे मेरा कैसा निकलता है। ये लोग ऐसे 1 2 3 4 गिनते हैं और 500 के नोट 1 2 3 4 गिन के मेरे को दे देते हैं, ठीक है। ये मेरी इज्जत है यहाँ पे, ठीक है। तो सुनना, तो मेरी सैलरी है 30,000 रुपीज़ पर मंथ। पर शब्बीर साहब जैसे बहुत 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 अच्छे हैं, वो मेरे संडे के पैसे नहीं कट करते, वो संडे के भी मेरे 1,000 रुपये पूरे देते हैं। और मैं कभी किसी दिन छुट्टी कर लूँ, कहीं घूमने फिरने चले जाऊँ, तो घूमने फिरने के लिए 200 रुपये अलग दे के भेजते हैं मेरे को, और उसके पैसे डिडक्ट नहीं होते हैं। तो 30,000 रुपये मुझे पूरे मिलते ही मिलते हैं, ठीक है, समझे। अब अगर मेरी सैलरी 30,000 है, 31,000 मेरी सैलरी है, मैं महीने में 50,000 अगर मेरी सैलरी, 1 लाख मेरी सैलरी है। तुम भी बहुत छोटे सोच रहे हो, फिर भी छोड़ो। 5 लाख अगर मेरी सालाना सैलरी है, अरे मेरे बाप में क्या जा रहा है, हाँ मंथली। 5 लाख अगर मेरी डेली की सैलरी है, समझ लो। सोचो तो बड़ा सोचो, सोचने में भी छोटा सोचोगे तो वैसे ही छोटे हो, तो सोच भी छोटी, ठीक है। तो सुनो, 5 लाख अगर मेरी डेली सैलरी है, तो मेरी मंथली सैलरी हो गई 1.5 करोड़। मजा आ गया, हो गई क्या? 5 लाख इंटू, अबे 1.5 करोड़ ही तो होगी महीने की, तो 1.5 करोड़ महीने की, 18 करोड़ साल की। अब मान लो, हाँ तो ये तो कम ही है यार, इतना भी नहीं कमाऊंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद 18 करोड़ नहीं कमाया अभी, तो फिर किस काम का। चलो अपन सब साथ कूदते हैं, ठीक है। तो 18 करोड़ अगर मेरी सैलरी है, मान लो, मान में किसके वहाँ पर क्या जा रहा है, मैं खुद ही मान नहीं पा रहा, 2 बार तो ये बात बोल गया मैं, ठीक है। तो 18 करोड़ अगर मेरी सैलरी है, तो इसमें आप सोचो सरकार क्या रूल लगाएगी। मेरा एम्प्लॉयर मुझे 18 करोड़ रुपए दे रहा है, वो एक बिज़नेस कर रहा है, वो बिज़नेस करने के लिए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करता है, उनका जो भी मेहनताना होता है उनको सैलरी दे देता है। तो सैलरी बिजनेस प्रोफेशन में क्या है, खर्चा है, सिंपल है। अब वो 18 करोड़ रुपए मुझे मिल रहे हैं, तो ये मेरे लिए क्या है, इनकम है। रूल बताओ क्या रूल लगेंगे इसमें। 50,000 एग्जाम है। अबे तो 18 करोड़ में 50,000 एग्जाम करके मोदी जी ने क्या कर दिया, मतलब 18 करोड़ में से 50,000 में माइनस भी नहीं कर पा रहा, इतना छोटा अमाउंट है। 17 करोड़ 99 लाख 50,000 इसके ऊपर। अब और क्या रूल लगाएंगे बताओ। अरे पर 18 करोड़ जो मिलेंगे वो टैक्सेबल है कि नहीं है? हाँ सिंपल सिंपल है, मैं कोई बिजनेस थोड़ी कर रहा हूँ। अब मैं उनको यूँ कह दूँ नहीं सर 18 करोड़ पूरी कमाई नहीं है, मेरे को तो वहाँ ऑफिस तक जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता, और मेरा घर पूरे 1 किलोमीटर दूर है ऑफिस से, तो मैं बाइक से जाता हूँ तो 50 का एवरेज देती है, तो 1,000 रुपये महीने का खर्च हो जाता है। तो 12,000 रुपये मेरा खर्च हो रहा है 18,000 करोड़ कमाने के लिए। तो 12,000 मेरा खर्चा माइनस कर दो। मोदी जी ने साफ मना कर रखा है, कुछ भी माइनस नहीं हुआ, 3 दिन जान ले, सैलरी पूरी इनकम है, कोई 12,000 रुपये माइनस नहीं होंगे। मतलब तुम अगर सैलरी, जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ ये समझो, अगर मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है
तो मैंने दुनिया भर के खर्चे उसमें भी गिना दिए। गिना है कि नहीं गिना है? गिना है। मेरे पास कैपिटल गेन की इनकम आ रही है तो खर्चा वहाँ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिजनेस प्रोविजन में तो अपार खर्चा ही खर्चा पड़ा, इनकम पड़ी कहाँ अपन ने, है कि नहीं? अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे तो उसमें भी यही है कि इनकम आ रही है, उसके लिए जो खर्चे हो रहे हैं जितने भी हो रहे हैं सब अलाउड। सैलरी में गिनाओ, क्या पढ़ाओ, कौन सा खर्चा अलाउ कराओगे सैलरी में? जो भी खर्चा है सब पर्सनल है। सैलरी तुम्हारी सूखी सूखी कमाई है, फिर भी इनकम टैक्स इज अ टॉम एंड जेरी शो। ये जेरी इतना बदमाश है कि टॉम बेचारा करे तो करे क्या। अब मान लो, थोड़ा रियलिस्टिक आते हैं, मान लो मेरी सैलरी है सालाना 18 लाख रुपए, तो मैं क्या कह रहा हूँ, माई बाप 26 अरब दिल से, है ना, कि आपको तो मुझे 18 लाख रुपए देने, आप मुझे दोगे, आपका तो खर्चा माना जाएगा, लेकिन 18 लाख रुपए मेरे पास आएंगे, मेरी इनकम मानी जाएगी। अब एक काम करें क्या कि मैंने इनकम टैक्स पढ़ रखी है और मुझे पता है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के ऊपर जो भी खर्चा करता है अलाउड है। अलाउड है कि नहीं है? आप मतलब मुझे दिवाली पे एक शॉल गिफ्ट करोगे ना तो वो भी अलाउड है, एक मिठाई का डिब्बा गिफ्ट करोगे तो वो भी आपके लिए क्या है, अलाउड है। आप मेरे लिए कुछ भी खर्चा करोगे सब अलाउड है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? अंडर जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल। तो एक काम करो ना, आप मुझे 18 लाख रुपए मत दो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनकी 1-1 लाख रुपए की स्कूल की फ़ीस है, एक काम करो स्कूल की फ़ीस जमा करा दो, आपके लिए तो खर्चा है, मेरे को पैसे मिले ही। मेरी इनकम कितनी हो गई? 16 लाख। अब वो मेरे घर पे जो एक वॉचमैन, 2 मेड और एक ड्राइवर, ये जो 3-4 लोगों को मैंने रोज़गार दे रखा, मुझे तो काम कुछ है नहीं उनका, लेकिन फिर भी उनको रोज़गार देने के लिए उनकी सैलरी हो जाती है तीनों चारों की मिला के 50,000 रुपये महीना। तो 6 लाख रुपए मुझे उनको देना है। एक काम करो, डायरेक्टली आप दे देना, मैं फ्री, है कि नहीं? मेरा बिजली का बिल आता है, कितने गए? 18 में से 2 हो गए, 16 बचे, 16 में से 6 हो गए। अब वो उनकी इनकम, आप जानो वो जाने, मैं तो फ्री। कितने बचे? 10 बचे। सर मेरा बिजली का बिल 10,000 रुपये महीना आता है। आज साल भर का मोटा मोटा 1 लाख मान लो, एक कभी कम भी आता है, मोदी सरकार 50 यूनिट माफ भी कर देती है, ठीक है? तो 1 लाख रुपये बिजली का बिल भी आप ही जमा करा देना, ठीक है? अब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो उसमें महंगा वाला पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, तो वो भी यूँ मान लो 5-10 हज़ार रुपये मेरा रनिंग एंड मेंटेनेंस, कभी पेट्रोल डीजल कम लगा तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा लेता हूँ, तो लाख रुपए गाड़ी का भी खर्चा है। आप डला देना, आप खर्चा कर लेना, तो आपका तो खर्चा अलाउड है ही ना। कुछ नुकसान हो रहा है क्या कि नहीं? कितना बचा बेटा? 8 लाख बचा। अब एक मेरी प्यारी बीवी मानती नहीं है, उसके पास सब है फिर भी उसको कुछ चाहिए, हर बड़े वाला मुंह बनाती है एकदम शानदार वाला कि 10,000 खर्चा हो रहा हो तो 12,000 हो ही जाए, ठीक है? तो मैंने उसको एक क्रेडिट कार्ड दे रखा है। मैंने कहा भाई 30,000 रुपये मैंने उसको क्रेडिट कार्ड दे रखा है, तो 30,000 रुपये, वो इतनी अच्छी बीवी है कि पूरा हिसाब से खर्च करती है, कभी खर्च कम नहीं करती, वो पूरे 30,000 रुपये पूरे खर्च कर देती है, ठीक है? तो 12 महीने के 3,60,000 आपके ये हो गए। प्लीज़ आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देना, ठीक है? आपका तो वेलफेयर पे खर्चा हो रहा है, अलाउड है ही सही। तो कितने रह गए बेटा? 440। मोदी जी ने 50,000 रुपये क्या कर रखे हैं? माफ़ कर रहे। कितने बचे? 3। अब 20-30 हज़ार रुपये तो मेरे को भी हाथ खर्ची चाहिए ही चाहिए, तो ये 390 आप मुझे दे देना। मैं क्या कहूँगा, देखो सरकार 440 आए, 50,000 आपने माफ़ कर रखे, 390 बल्ले बल्ले, कोई टैक्स नहीं है कि 5 लाख तक का टैक्स क्या होता है? माफ़ होता है। चलो तुम्हें ये रूल पता नहीं है, तुम्हें 87 ये पता नहीं है, तुम्हें तो अभी तक यही पता है 2.5 लाख रुपए क्या होता है? माफ़ होता है। तो 390 में से 2.5 लाख रुपए क्या हो गए? माफ़ हो गए ना? कितने बचे? 140। तुम्हें ये तो पता है ना कि LIC कराते हैं तो डिडक्शन मिलता है, पता है कि नहीं पता? 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है, तो मैं 140 की LIC, चलो 140 की नहीं कराऊंगा, 1 लाख की करा दूंगा। कितने बचे? 40,000। 40,000 रुपये पे टैक्स बनेगा कितना? 5%। कितना बनेगा? 2,000। अब देश के योगदान में कुछ मेरा भी हाथ होना चाहिए, तो 2,000 का तो मैं टैक्स पे करूँगा, टेंशन नहीं। क्लियर? तो मोदी जी क्या कह रहे हैं? साले इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, 4 तेरे नौकर चाकर, हाँ, बच्चे तेरे पढ़ रहे लाख रुपए वाले स्कूल में, हाँ, प्यारी बीवी 30,000 रुपये खर्चा कर रही हर महीने, और तू टैक्स कितना दे रहा है? 2,000।
साला रोड बनाया हम, मजे लूटे तू, नहीं ये नहीं चलेगा। तो अब से रूल रख क्या कि एम्प्लॉयर तेरे ऊपर जो भी खर्च करेगा सब तेरे ऊपर टैक्सेबल। तेरे बच्चों की फीस अगर एम्प्लॉयर ने पे करी तो वो भी तेरे लिए क्या है, सैलरी। तेरे नौकर चाकर का पैसा अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो भले ही नौकर चाकर तेरे नहीं थे, उसने खुद ने कहा कि भाई साहब क्यों घर पे बर्तन मांज के यहाँ ऑफिस आते हो, हम मांजने वाली घर भेजते हैं, ठीक है, कार धो के आप क्यों आते हो, हम ड्राइवर और चौकीदार सब हम भेजते हैं। भले ही मैं मना कर रहा था कि नहीं मत भेजो, फिर भी वो कह रहे हैं हम भेजते हैं। वो नौकर चाकर आपकी सेवा कर रहे हैं तो उनको एम्प्लॉयर से जो मिल रहा है वो भी आपके लिए टैक्सेबल। बिजली पानी आपके घर में चल रही है तो वो भी आपके लिए टैक्सेबल। सब कुछ एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले सब कुछ आप पे टैक्सेबल। और रूल इस हद तक बन गए कि शब्बीर सर एक बढ़िया रोलेक्स की घड़ी लेके आए 21 लाख रुपए की। मैंने तारीफ कर दी, शानदार यार, वो मैं उनका हाथ छोड़ू ही नहीं, मेरे को घड़ी इतनी अच्छी लग गई। और कहा भाई एक काम कर तू रख ले, वो भी मेरे लिए टैक्सेबल। मैं कहा नहीं रखूँ, टैक्सेबल हो जाए। एक काम कर तू पहन के घूम ले, तेरा शौक पूरा कर ले, महीना 2 महीना तू पहन ले, वो भी मेरे लिए टैक्सेबल है। पागल हो गई है सरकार, क्या कर रही है? हाँ सरकार ये कह रही है उनकी घड़ी भी तूने पहन ली ना 2 महीने, तो उस घड़ी का जो 2 महीने का किराया बनता है, तेरा मालिक तो भला है, तुझसे कुछ नहीं ले रहा, लेकिन तेरे ऊपर वो बेनिफिट तो मिल रहा है, वो टैक्सेबल। कल से तो तू घड़ी भी खुद नहीं खरीदेगा, एम्प्लॉयर से खरीद के यहाँ खुद पहन लेगा, तो वो भी तेरे लिए क्या है, टैक्सेबल। समझे कि नहीं? ईच एंड एवरी चीज़ टैक्सेबल। अब फिर वो एम्प्लॉयर ने मेरे को काम करने के लिए लैपटॉप दे रखा है। मैंने कहा सरकार पागल हो रहे हो क्या? मैंने मांगा था क्या लैपटॉप? मैंने मांगा था क्या? मैं तो मना कर रहा था भाई साहब मत दो लैपटॉप, तुम लैपटॉप दे दोगे मेरे को घर पे भी काम ही करना पड़ेगा, तुम फोन करते रहोगे, लैपटॉप तो है ना तेरे पास, काम तो कर लेना, मेरे को नहीं चाहिए लैपटॉप। फिर भी उसने ज़बरदस्ती दिया, मैं नहीं करता उस पर काम, मेरे बच्चे भी गेम नहीं खेलते उसके ऊपर, मेरी बीवी भी फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं चलाती उसके ऊपर, मेरे को नहीं चाहिए, पर मिला, फिर भी टैक्स से हो। ये तो गलत है सरकार, ये तो चोट हो गई मेरे साथ। ठीक है ठीक है, लैपटॉप ठीक है। तो अब यार समझो, टॉम एंड जेरी शो में शरारतें किसने करी? भुगतेगा कौन? टॉम तो 1 साल भुगत लिया, उसको तो पता पड़ेगा कि जेरी यहाँ से भग के निकलता है, तो वो तो फंदा लगाएगा ही लगाएगा। अब उसका रास्ता तो बंद हो गया ना। अब इस एक जेरी के चक्कर में बेचारे कितने सारे चूहे मर रहे हैं रोज, तो गलत है यार। पूरे चूहों की बिरादरी में पिक्चर बन गई जेरी के चक्कर में। तो फिर यार सरकार को थोड़े रूल तो बनाएगी, लॉजिक तो यही है, परसेप्शन तो यही है, लेकिन थोड़े से क्या बनाएगी, लॉजिकल बनाएगी। क्या लॉजिकल बनाएगी कि मेरे एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल था, अब मैं क्यों कहीं और पढ़ाऊँ जब उसका खुद का स्कूल है, और वो खुद कह रहा है कि बच्चे को मेरे यहाँ पढ़ा, मैं पैसे चार्ज नहीं लूँगा, तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि कहीं और छोड़ के वहाँ छोड़ के कहीं और जाने पढ़ाऊँगा। और वो पूरे सिटी में जितने अच्छे स्कूल है उनमें से एक आता है, तो वहीं पढ़ाऊँगा, और जब मेरी जेब से पैसा नहीं लग रहा तो मैं वहीं पढ़ाऊँगा। तो अब आप क्या कह रहे हो कि नहीं नहीं, एम्प्लॉयर जो भी तेरे बच्चों के ऊपर खर्चा कर रहा है वो सब टैक्स में, ये गलत बात है यार। अब वो एम्प्लॉयर का स्कूल हाईफाई था, मेरे ऊपर होती तो मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ाता ही नहीं, मैं थोड़े आसपास के बड़े वाले स्कूल में पढ़ाता, तो आप तो ज़्यादा अमाउंट टैक्सेबल कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है लॉजिकल रखते हैं। लॉजिकल क्या रखते हैं, अगर एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ा रहा है तो एम्प्लॉयर जैसा ही कोई दूसरा स्कूल है उसमें जितनी फीस लगती है वो तेरे ऊपर क्या है, टैक्सेबल। समझ में आया कि नहीं? मतलब हुआ क्या, एक रूल बन गया कि अब आपको एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले सब कुछ टैक्सेबल। मतलब मेरा एम्प्लॉयर का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था BCC, और मेरी छोटी बहन कर रही थी BCom, मैं तो उसको कहीं और भेज रहा था अच्छी वाली क्लास में। एम्प्लॉयर को मिर्ची लग गई, हाँ हमारे होते हैं वहाँ कैसे जा रही, यहाँ बुलाओ फ्री में पढ़ाऊँ, और उसने फ्री में पढ़ाया। तो सरकार क्या कह रही है, देख तेरे को बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, मिला, तो ये भी तेरे लिए क्या है, टैक्स। तो पहला रूल, एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले टैक्स। इवन कौन सा एम्प्लॉयर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर,
तूने जिसके यहाँ पास्ट में नौकरी करी होगी उससे भी तुझे कुछ मिल रहा है तो वो भी तेरे लिए टैक्सेबल। तू अगले साल जिसके यहाँ नौकरी करने जा रहा है वो एडवांस में तुझे कुछ दे रहा है तो वो भी तेरे लिए टैक्सेबल। ठीक है, तो देखो नोट्स आए होंगे, निकालो। आए क्या? अब इसमें से पहला पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, एनीथिंग रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर इज इंक्लूडेड इन सैलरी। तीसरा भी मैंने समझा दिया, एम्प्लॉयर मीन्स प्रेजेंट एंड फॉर्मर, इवन पास्ट भी। अब पहला वाला रूल समझाते हैं। तो पहला वाला रूल समझने के लिए है ना, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। तो जब हमारी इंस्टीट्यूट की अर्ली स्टेज थी तो स्टूडेंट्स इतने नहीं थे, बैचेस इतने नहीं थे, तो हम लोग हमारा लाइवलीहुड अर्न करने के लिए अलग अलग स्कूल्स में भी जाते थे। ठीक है, तो शब्बीर सर जाते थे सेंट जोसेफ हाईटेक गुरुकुल, और अब्देली सर कहाँ जाते थे? नहीं, शब्बीर सर पहले कहीं और भी जाते थे, SRPS भी जाते थे, अब्देली सर फिर यहाँ जाते थे, और मैं भी कहीं और जाता था। पर मैं जहाँ जाता था ना, वहाँ पे मैं एज अ एम्प्लॉय नहीं जाता था, क्योंकि मैं हूँ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं कहीं पे जॉब करूँगा तो मुझे मेरी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP सरेंडर करनी पड़ेगी, तो वो मैं कर नहीं सकता। तो मैंने उससे कहा मैं आपके यहाँ काम तो करने आऊँगा, पर कैसे आऊँगा? एज अ कंसल्टेंट आऊँगा, पूरा महीना काम करूँगा, पूरे महीने का कंसल्टेंसी का आपको बिल रेज करूँगा। पर अब्देली सर शब्बीर सर जहाँ जाते थे वहाँ जाते थे एज अ फैकल्टी, तो उनको जब दूसरी फैकल्टीज़ को फीस सैलरी मिलती थी तब उनको भी मिलती थी। तो उनके स्कूल के साथ जो रिलेशनशिप था वो कौन सा था? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एक बार ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मेंटेन हो गया, ये रिश्ता जुड़ गया, तो अब वो सदाबहार एम्प्लॉयर आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ दे तो वो आपके लिए क्या है? सैलरी है। समझ में आया? मतलब अब शब्बीर सर अब्देली सर दोनों वहाँ जाके सेंट जोसेफ में एक बार कहीं कहीं जॉब कर चुके हैं। तो अजय शर्मा, डॉक्टर अजय शर्मा सर का मान लो बर्थडे आया, उन्होंने अपने सारे चाहिए फैकल्टीज़ को वही रोलेक्स की घड़ी गिफ्ट दे दी। वो अपन को पता नहीं है, ठीक है। तो मान लो उन्होंने 21 लाख की घड़ी दोनों को दे दी। मैं यहाँ अपनी कलाई देख रहा हूँ, वो दोनों 21 लाख की घड़ी पहन रहे हैं। अभी जॉब नहीं करते, पहले कर चुके थे, तो अभी भी क्या मानी जाएगी? वो इनकी सैलरी मानी जाएगी, इनके ऊपर क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अब क्योंकि लाइन में मैं भी खड़ा था दोनों के साथ, तो उन्होंने एक घड़ी मेरे को भी दे दी। तो अब जो घड़ी मुझे मिली, मैंने कहीं काम किया क्या उनके यहाँ? तो मैं एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है क्या? नहीं। तो फिर मेरे लिए वो जो घड़ी है वो क्या है? गिफ्ट है। गिफ्ट कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज। और अदर सोर्सेज में रूल में कुछ और पढ़ाऊँगा, ठीक है, कि कौन सा गिफ्ट टैक्सेबल, कौन सा गिफ्ट एग्जेम्प्ट, ठीक है ना, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इनके लिए क्या है? सैलरी। वो डन। अब मैं जिस स्कूल में जा रहा हूँ वहाँ कैसे जा रहा हूँ? एज अ कंसल्टेंट, 1-on-1 पार्टी। महीने के एंड में मैं उनको बिल रेज करता हूँ और वो मेरा 10% TDS डिडक्ट करके मुझे पेमेंट करते हैं। कभी मतलब स्टाफ के साथ सैलरी थोड़ी देते हैं मुझे, स्टाफ को तो जब उनको सैलरी देनी होती है 7 तारीख को दे देते हैं। मेरा पेमेंट तो जब मैं बिल रेज करूँ तब मिलता है। कभी मैं 2 महीने का एक साथ दूँ, कभी मैं 3 महीने का एक साथ दूँ, कई बार तो उन्होंने 3-3 साल का एक साथ दिया मेरे को। कोई बात नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, काम सेम है, रोज़ जाना है, टाइम भी सेम है, इस टाइम से इस टाइम जाना है, ऑर्डर भी सेम है, जो बोलेंगे वो करना है, लेकिन एज अ कंसल्टेंट करना है। तो फिर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर ये टैक्सेबल भी नहीं है, सैलरी के अंडर टैक्सेबल नहीं है। फिर मेरे को जो पैसे मिलते थे वहाँ जाते थे बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाते थे, ठीक है। क्या वो कहीं जा रहा है? जो वहाँ भेज रहा है, ठीक। नेक्स्ट, relationship of employer and employee is necessary. Anything received from employer is included in salary. Employer means present and former employer. Next, salary due or received whichever is earlier. बहुत घातक रूल है, और इस रूल के चक्कर में हमेशा 12 महीने की सैलरी तो आपके ऊपर टैक्सेबल होगी ही होगी। मतलब मान लो कि जो अभी ये कह रहे थे कि सैलरी तो टाइम पे देता नहीं है एम्प्लॉयर, तो मान लो हम काम तो कर रहे हैं उसके, पूरे 12 महीने मैंने काम कर लिया पर उसने मुझे सैलरी नहीं दी, 7 महीने की दिए, 5 महीने की बाकी है। उसका भी बुरा वक्त है, मैं भी समझ रहा हूँ कि बुरा वक्त में साथ देना चाहिए। एम्प्लॉयर मेरा बुरा नहीं है, आगे नहीं तो पीछे पैसे तो दे ही देगा, तो भले ही वो पैसे बाद में देगा, पर मेरे ये सैलरी का रूल क्या है? ड्यू और रिसीव। 12 महीने काम कर लिया तो ड्यू तो हो गया ना बेटा, तो 12 महीने की सैलरी तो टैक्सेबल है ही है, ठीक है। भले ही वो रिसीव बाद में होगी, विच एवर इज अर्लियर, ड्यू पहले हुआ, रिसीव बाद में होगी, तो ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल।
अब यार सर अच्छा बुरा सब वक्त आता है, बुरा वक्त निकल गया, अच्छा वक्त आ गया, मुझे पता है एम्प्लॉयर का अच्छा वक्त चल रहा है और वो मुझे टाइम पे पैसे भी दे रहा है, लेकिन अब मेरे घर पे कोई फंक्शन आ गया और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा सर मेरे को 3 महीने की सैलरी क्या दे दो, आप एडवांस में दे दो। तो इस साल 12 महीने की सैलरी जो ड्यू हुई वो तो रिसीव हुई ही सही, 3 महीने की और मिल गई, तो वो जो अगले साल के 3 महीने की रिसीव पहले हो गई, तो ड्यू और रिसीव विचएवर इज अर्लियर, तो इस साल 15 महीने की सैलरी मेरे ऊपर क्या हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? 12 तो होगी ना भाई, 12 रिसीव नहीं होगी तो काम तो कर ही लोगे साल में 12 महीने, तो ड्यू तो हो ही जाएगी, लेकिन रिसीव के चक्कर में हो सकता है 12 में कुछ और प्लस भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगला फंडा बहुत जोरदार है। हाँ दुनिया इतनी बुरी नहीं होती जितना तू सोच रहा है। खराब टाइम है ना, वो बेचारा गलती कर सकता है। मान लो स्कूल ही बंद पड़ गया, ये क्वेश्चन मेरी लाइफ में पहली बार आया है कि मान लो उसने पैसे दिए ही नहीं तो, और आपको निकाल दिया तो। अरे बेटा ये एग्जाम्पल तो मैं बच्चों को लेता हूँ कि मेरे यहाँ एक टीचर काम करते हैं जिनकी सैलरी 20,000 रुपीज़ पर मंथ, 3 महीने से मैंने उनको सैलरी नहीं दी। ठीक है, वो कह रहे हैं पैसे दे दो नहीं तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। मान लो अगर वो चले भी गए तो भी 3 महीने की सैलरी मेरे ऊपर ड्यू तो हुई, क्या आ गया मेरे ऊपर कर्जा, क्या है मेरे लिए ये लाइबिलिटी। अब भले ही उन्होंने मुझे निकाल दिया और जितने महीने मैंने काम किया उतने महीने के पैसे तो देंगे वो मेरे को, तो ड्यू के बेसिस पे टैक्सेबल तो हो गए। और ना मैं हिम्मत हारने वाला हूँ, मैं अगर नहीं देंगे तो मैं केस करूँगा उनके ऊपर, और मैं केस करूँगा मतलब आज नहीं तो कल मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। सर मान लो तो मर गया, उसके स्कूल में ही भूकंप आ गया, वो स्कूल ही नीचे धंस गया, अब उसका कोई परिवार वाला भी नहीं है, फिर क्या करोगे? हाँ वही, मतलब किसी भी सेंस में यूँ मान लो पैसे तो नहीं आ रहे। ठीक है, तो फिर मैं रिटर्न रिवाइज करूँगा, वापस रिटर्न रिवाइज करूँगा, बोलूँगा जो आपने इनकम मानी वो आ नहीं रही भाई। ठीक है, तो ये इनकम नहीं है मेरी, मैंने फालतू में टैक्स दे रखा है, चलो क्या करो रिफंड करो। ठीक है, अब एक खास बात बताता हूँ मैं, ये ड्यू और रिसीट वाली बात है, बहुत मतलब आप यूँ समझो कि अब है ना हम जो सैलरी पढ़ेंगे ना उसमें एक थीम फॉलो करेंगे हम। ये सैलरी का चैप्टर थोड़ा सा लेंथी चलेगा, किसकी वजह से? नायक पिक्चर देखी आप लोगों ने? हाँ, एक दिन का सीएम बनता है अनिल कपूर, उसमें हीरोइन कौन थी? रानी मुखर्जी। तो आपको पता है रानी मुखर्जी का बाप उससे शादी नहीं करवाना, मतलब एग्री नहीं करता हो। क्यों एग्री नहीं करता? गवर्नमेंट जॉब के लिए कहता है। हाँ, वो कहता है कि मेरे को गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा चाहिए। वो कह रहा है कि पहले तो वो यूँ कहता है जब वो टीवी रिपोर्टर था कि सब कुछ गवर्नमेंट जॉब जैसा है, पीएफ भी कटता है, पेंशन भी मिलेगी, छुट्टियाँ भी नहीं कटती, ये भी वो भी सब गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। फिर वो एक दिन का सीएम बन जाता है, फिर वो सीएम ही बन जाता है, तो भी मना करता है नहीं 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 नहीं, सीएम वीएम नहीं, तुम तो 5-5 साल के मेहमान हो, मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। सोचो कि इतना इन्फोसिस क्यों गवर्नमेंट जॉब के लिए? क्योंकि आपको कोई निकाल ही नहीं सकता, वो तो फिक्स हो गई। सरकारी अफसर तो सरकारी अफसर होता है, करे तो करे। कोई है क्या गवर्नमेंट जॉब में? कोई है? हैंड रेज करो। ये गवर्नमेंट में है तो तुम चार तो अपने ही हो, कर लो, बुराई कर लेते हैं अपन। तो काम करे नहीं करे सब बराबर है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन, रानी मुखर्जी का बाप इतना ऑब्सेस क्यों था गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि जब कभी भी अपन सैलरी पढ़ेंगे तो उसमें गवर्नमेंट वालों को तो अलग ही कर दिया जाएगा कि ये हमारे हैं और ये तुम हो, तुम पराए हो, सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर टैक्सेबल, सारी चीज़ें इनके लिए माफ है। हर चीज़, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है तेरे ऊपर टैक्सेबल, तुम्हारे लिए माफ। पेंशन मिल रही है तेरे लिए टैक्सेबल, तुम्हारे लिए माफ। छुट्टियों के पैसे जा सिमरन तू यही रो, मतलब अभी पढ़ेंगे अपन। चलो अभी एक और रूल देखो, शुरुआत कहाँ से होती है। उन्होंने कहा ड्यू और रिसीव विचएवर इज अर्लियर। तो बेटा अगर आप लोगों ने अप्रैल के महीने में काम किया
तो आपने जो काम किया तो आपकी सैलरी ड्यू कब होगी? अप्रैल में। अप्रैल का महीना मैंने काम कर लिया तो मेरी सैलरी क्या हो गई? ड्यू हो गई। महीने के एंड में ऑन 30 अप्रैल मेरी सैलरी ड्यू हो गई। लेकिन दुनिया का दस्तूर ये कहता है कि आपको वो सैलरी अगले महीने की 10 तारीख तक मिलेगी, मतलब 10 मई तक। हर एम्प्लॉयर का अपना अपना रूल होता है। कोई 7 तारीख देता है, हम यहाँ पे 5 तारीख देने की कोशिश करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेट हो जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय इतने सीधे मांगते भी नहीं बेचारे, ठीक है। तो लेकिन 10 तारीख तक तो वो भी मांग ही लेते हैं, उनको भी भूख लगने लग जाती है, ठीक है। तो 10 तारीख तक मिलेगी। तो अब रूल क्या बना? ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो जिस महीने काम किया उसी महीने ड्यू। अब देखो ये तो महीने महीने की बात है, इसको साल पे अप्लाई करें तो अप्रैल की ड्यू हो गई अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका मतलब मार्च के महीने में जो मैंने काम किया उसकी सैलरी मार्च में ही ड्यू हो गई, मिलेगी भले ही कब? अप्रैल में, पर ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो इस साल अप्रैल की अप्रैल में, मई जून करते करते मार्च की मार्च में मेरे ऊपर सैलरी कितनी टैक्सेबल होगी? पूरे 12 महीने की। लेकिन सरकारी वो तो अपने, वो तो उनकी सिमरन है। उसके लिए रूल देखो क्या बना है शाणों में कि अब आप जो अप्रैल में काम करोगे ना, उस अप्रैल की सैलरी ड्यू होगी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। हाँ, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब आपकी सैलरी ड्यू मानी जाएगी इधर ऑन 1 मई और मिलेगी तो आपको भी वही 10 में। इट मीन्स मेरी अप्रैल की सैलरी ड्यू हो रही है मई में, रिसीव भी हो रही है मई में, तो टैक्सेबल भी कब हो रही है? मई में। अप्रैल की सैलरी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अब जो आपकी मार्च की सैलरी है ना, वो कब ड्यू हो रही है? ऑन 1 अप्रैल। मजा आ गया। क्यों? क्योंकि मार्च की सैलरी तो ड्यू भी अप्रैल में हो रही है, रिसीव भी अप्रैल में हो रही है, तो ये तो टैक्सेबल भी कब होगी? अगले साल। मतलब इस साल मार्च की सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। अप्रैल की हुई, मई की हुई, जून, जुलाई करते 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 फरवरी तक की सैलरी टैक्सेबल हो गई। मार्च की महीने तक कब जाएगी? अगले साल जाएगी। समझ गए नहीं? तो सर इनको मतलब 11 महीने की सैलरी में टैक्स देना है? वाह यार, दिमाग तो है, तुम लायक तो हो सीए बनने की, चढ़ मत जाना चने के झाड़ में। देनी तो इनको भी 12 महीने की ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर पिछले साल की जो मार्च थी वो इस साल ड्यू होगी ना, तो सर फर्क क्या पड़ा? फिर क्यों हुआ इतना कोस रहे हो बेचारे को कि वो सरकारी है, ये गैर सरकारी है, वो सिमरन है तो ये राज है? क्यों कोस रहे हो? फर्क है। अरे भाई मेरी सैलरी थी 5 लाख, बढ़ के हो गई 6 लाख, तो साला मैंने 6 महीने 5 थी, 6 महीने 6 थी, 5 6 30 और 6 6 36। तो मैं कितने पे दे रहा हूँ? 66 पे। और ये बाफड़ा कितने पे देगा? ये क्या कहेगा? इसकी तो 5 पुरानी वाली टंगती हुई आ रही है ना, तो 5 लाख पे इसके कितने महीने जुड़ जाएंगे? 7। और 6 लाख पे इसके कितने महीने जुड़ेंगे? ओनली 5। 5 7 35, 6 5 30। तो ये कमीना तो 65 पे टैक्स दे रहा है। ये तो चोट है सर, ये तो गलत है कि मैं अपने इंक्रीमेंट में बिल्कुल साथ साथ चल रहा हूँ। ये तो ताउम्र जिंदगी भर इंक्रीमेंट में 1 महीना क्या चलेगा? पीछे चलेगा। तो साला मैं हर साल 1 लाख रुपए पे ज़्यादा टैक्स दूंगा, ये हर साल 1 लाख रुपए पे कम टैक्स देगा। लेकिन सर जब ये मरेगा तब तो टैक्स देके मरेगा ना। अगर मरता मरता टैक्स दे जाएगा तो किसके वापस? क्या भोग तो लिया पूरी ज़िंदगी उसमें, है कि नहीं? तो ये आयरनी है, ये रहेगी। तो याद क्या रखना है अपन को कि प्राइवेट की सैलरी सेम मंथ में लास्ट डे ड्यू होती है, गवर्नमेंट की सैलरी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो हमारे लिए अब जो टेक्निकली है, हमें इनकम टैक्स के पर्पज से सीखना है, वो ये है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो है सर 23-24। तो मैं जिस सैलरी पे टैक्स दूंगा वो कौन सा महीना होगा? अप्रैल 23 से लेके के मार्च 24। कौन? प्राइवेट वाला।
ये इन 12 महीनों पे टैक्स देगा, और जो गवर्नमेंट वाला है वो किस पे देगा? वो तो 1 महीना पीछे चल रहा है ना, तो वो मार्च के बजाय कब तक के देगा? फेब 24, और अप्रैल के बजाय कहाँ से देगा? मार्च 23 से के फेब 24। समझे कि नहीं? हाँ, तो प्राइवेट एम्प्लॉय है तो सैलरी अप्रैल से लेके मार्च, आम जिंदगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मेंटोर जिंदगी 1 महीने पीछे, मार्च से लेके कि फेब रहेगा। एक कदम पीछे होके भी वो 1 कदम आ गया अपन से। समझे? ठीक है, तो ये 2 पॉइंट पढ़ो। इसमें 23-24 के बदले में 14-15 लिखा हुआ है। जब मैंने पहली बार ये नोट्स बनाए थे, वो कौन चेंज करे यार, मतलब तो समझ में आ ही रहा है तुमको। चारों को समझ में आ गया? जिंदगी में करो तो सरकारी नौकरी करो, इसीलिए तो रानी मुखर्जी का भाव इतना ऑब्सेस था। तुम्हें समझ में आया कि नहीं? अभी तो और भी देखना, पिक्चर बना देगी ये सरकार हमारी। फिर लास्ट पॉइंट, एनी डिडक्शन इन सैलरी इज एडेड बैक टू द अमाउंट रिसीव्ड टू कैलकुलेट द टैक्सेबल सैलरी। आपकी सैलरी में से कोई भी अमाउंट डिडक्ट किया गया, जैसे मैंने दुनिया भर की कहानी सुनाई कि सर मेरे 18 लाख में से इनको भी दे देना, इनको भी दे देना, इनको भी दे देना, इनको भी दे देना। पहले पूरे 18 लाख रुपए टैक्सेबल बात कर, मतलब होगा क्या? मेरे कहे मुताबिक उन्होंने दिए तो सबको, मेरे को तो 390 ही दिए, पर टैक्सेबल सैलरी कितनी मानी जाएगी? 18 लाख। 18 लाख रुपए पे जो टैक्स होगा वो इस 390 से मुझे चुकाना पड़ेगा। समझे कि नहीं? 18 लाख में सारी चीज़ें डिडक्ट होती गई। मिले कितने? 390, 440 मिले थे वैसे तो। कितने मिले थे? 440, पर सारी चीज़ें ऐड करके टैक्सेबल सैलरी आएगी कितनी? 18 लाख। टैक्स कैलकुलेट होगा 18 लाख पे, जो भी आए, जितना भी आए, तो मुझे वो कितने पैसे चुकाना पड़ेगा? 4, जो मुझे मिला है उसमें से मुझे वो टैक्स चुकाना पड़ेगा। समझे कि नहीं? ओके। अब देखो, ये तो सर फिर भी वो बात थी कि जो मैंने मतलब यूँ बोल स्वार्थी बन के अपना टैक्स बचाने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए, तो मैंने चीटिंग करी तो मेरे को मार पड़नी चाहिए। अब पता है मैंने क्या कहा? सर कोविड आ गया, कोरोना आ गया, कितने लोग भूखे सो रहे होंगे, एक काम करो ना, मेरी सैलरी का 50% आप इनको क्या कर दो, चैरिटी में डोनेट कर दो। मैंने कहा कि बे वो दान धर्म करना है तेरे घर पे करना, यहाँ तो पहले 18 लाख पे टैक्स लगेगा, उसके बाद तो 50% बंटवा कि पूरे 100% बंटवा। ठीक है, मैंने कहा मोदी जी ने ही एक फंड बना रखा है, PM केयर फंड, जिसमें गजब का घपला चल रहा है। तुम्हें पता है क्या हो? तुम तो इनकम टैक्स करो, तुम्हें पता होना चाहिए। अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे अपन अभी वो कि सरकार कुछ डोनेशंस अलाउ करती है, उन डोनेशंस में सारे सरकारी डोनेशन होते हैं, उसमें PM केयर फंड का भी नाम है। और मोदी जी कह रहे हैं कि ये प्राइवेट डोनेशन है, ये सरकारी नहीं है, इसकी ऑडिट नहीं होगी, पर इनकम टैक्स में उसको डिडक्शन दिया जा रहा है। मतलब आपको इनकरेज तो किया जा रहा है कि आप क्या करो, इसमें डोनेशन दो, आपको डिडक्शन मिलेगा। तो अगर ये प्राइवेट है तो कैसे आप इनकम टैक्स में इसको अलाउ कर सकते हो? प्राइवेट तो लाखों है, सबको अलाउ कर दो। नहीं, ठीक है। तो यार मैंने कहा मोदी जी के खाते में ही डाल दो, PM केयर फंड में ही डाल दो आप, तो भले ही डलवा दें, हम नहीं जानते। टैक्सेबल टैक्स तो पूरा लगा, जो भी डिडक्ट हुआ है ना वो सारी चीज़ें पहले क्या होगी? ऐड होगी। फिर दूसरा एस्पेक्ट, अगर तू इतना दयावान है तो एक काम कर, तेरे एम्प्लॉयर को बोल कि मैं ये मेरी सैलरी गवर्नमेंट के लिए सरेंडर करता हूँ। अब आप किसको दो? डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दो, तो फिर तेरे पे टैक्स नहीं लगेगा। मेरा टैक्स क्या नहीं लगेगा? पूरी सैलरी तुमने ले ली सालों, तो टैक्स क्यों लोगे? फिर जहाँ टैक्स 5, 20 और 30 लगता था, तुम 100% ही खुद मांग रहे हो, उसके बाद टैक्स भी लोगे। ठीक है, ओके। मीन्स अगर आपकी सैलरी में से कुछ भी डिडक्ट हुआ है तो वो एड बैक किया जाएगा, लेकिन वो पार्ट अगर आपने गवर्नमेंट को सरेंडर किया है तो फिर एड बैक नहीं किया जाएगा। डन? ओके। अब हो गया सर, सैलरी खत्म, पढ़ा तो दिया आपने, जो भी मिला सब कुछ क्या हो जाएगा? टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि शाणे लोग हैं, डायरेक्टली पैसा देते नहीं हैं, अलग अलग तरीके से बेनिफिट देते हैं। देख देख देख, स्कूल की फ़ीस हम नहीं भरेंगे, हमने तो एक स्कूल के साथ टाई अप कर रखा है, वहाँ भेज दे बच्चों को, हमारे सारे एम्प्लॉयज़ के बच्चे वहीं भेड़ बकरी की तरह पढ़ रहे हैं, हमारी उनके साथ जो डील है वो हम जाए। तो सर जब उनका इतना पैसा लग ही नहीं रहा तो उतना पैसा मेरे ऊपर टैक्सेबल क्यों कर रहे हो?
समझे कि नहीं? तू कह रहा है गाड़ी में पेट्रोल डला दो, गाड़ी का रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा है, तो टेंशन ही क्यों ले रहा है? गाड़ी हमारी ले जा तू, गाड़ी ही हमारी है। तो फिर सर कितना पैसा टैक्सेबल करोगे बताओ? वो कोई मेरे बिहाफ पे किसी को पैसा थोड़ी दे रहे हैं, वो तो गाड़ी खरीद चुके जो खरीद चुके, ड्राइवर उनका है सो है, पेट्रोल डलता है, सबका एक साथ डलता है, तो कितना पैसा टैक्सेबल? और अगर तुम ऐसे पेट्रोल का पैसा गिनने लग गए तो हिसाब कौन रखेगा? कब 500 का पेट्रोल डला, कभी 150 का पेट्रोल डला, कभी 1000 का पेट्रोल डला, कौन हिसाब रखेगा? तो रूल थोड़े जस्टिफाइबल लगाने पड़ेंगे कि नहीं लगाने पड़ेंगे? ब्लाइंडली कह देने से कि जो भी बेनिफिट मिले सब टैक्सेबल, तो बेनिफिट कितने का मिला ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? और इन्हीं सब में हमारा मरण होगा कि जब सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसे मिल रहे होंगे तो पता है टैक्सेबल है, लेकिन जब पैसों के बदले में, कैश के बदले में इन काइंड चीज़ें मिल रही होगी तो उन काइंड का जस्टिफाइबल वैल्यूएशन होना चाहिए। शब्बीर सर ने मुझे घड़ी दी तो वो घड़ी 21 लाख की आज है, वो उनके परदादा की पेटी में से निकली है, तो फिर मेरे ऊपर कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, है कि नहीं? तो हर चीज़ का वैल्यूएशन होगा। तो इन्होंने सैलरी को 4 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट है बेसिक सैलरी, जो आपको हार्ड कैश मिलेगा, आपके खाते में डल जाएगा। दूसरा पार्ट है अलाउंसेस। अब टेक्निकली समझना, अलाउंसेस मतलब किसी भी रीज़न से आपको और पैसे दिए जा रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ विकास जी आए, सर मेरे को जॉब दे दो, मैंने कहा ठीक है, आपकी सैलरी रहेगी 8000। कि सर 8000 में मेरा क्या होगा, मैं तो स्टेशन से आता हूँ, 2500 का तो मेरा पेट्रोल ही डल जाएगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, 8000 आपकी सैलरी है, 2000 आपके कन्वेंस के, तो ये मैंने दे दिया कन्वेंस अलाउंस, आने जाने का कन्वेंस अलाउंस और दे दिया 2000 रुपये, 10,000 रुपये देने लगे। लेकिन 10 में से बेसिक सैलरी कितनी है? 8, आने जाने कितने हैं? 2000। अब मान लो विकास जी जैसा ही कोई एक पैरेलल और होता हमारे यहाँ, और वो तो यहाँ पास में से ही आ रहा है, तो उसको बेसिक कितनी मिलती? 8। आने जाने में वो पैदल आ रहा है तो उसको पैसे मिलते हैं क्या? नहीं। तो ये फ़र्क है कि ये बेसिक, और क्योंकि इसके 10 के चक्कर में इधर भी 10 ना देने पड़े, तो कंपनीज़ ये ब्रेकअप करके रखती है, क्योंकि उन्हें चाहिए इक्वलिटी, कि भाई हम फेयर गेम खेलना चाहते हैं। आप लोगों की सैलरी है बेसिक 8, फिर कुछ फैसिलिटीज़ के, अब हम तो आने जाने के लिए, मैं तो आऊँगा नहीं तुम्हें लेने, और फिर छोड़ने मैं तो जाऊँगा नहीं, तो ये ले लो भैया, ऑटो, पानी, गाड़ी, पेट्रोल का खर्चा 2000 रुपये ले लो। तो एक तो होती है बेसिक सैलरी, और एक अलग रीज़न से क्या मिलता है आपको? अलाउंस। अब जैसे वो यूँ कहें कि सर इतनी जल्दी सुबह मैं 8 बजे आता हूँ, खाना बनता नहीं है, और बन भी जाए तो ठंडा खाना मेरे को भाता नहीं है, तो मैं तो वापस जाऊँगा घर खाना खाने। मेरा बावड़े घर वापस जाएगा, आधे घंटे 1 घंटे में वापस आएगा, तो देख काम कर, टिफ़िन बनवा ले यहाँ पे। ये मैस वाले को बोल देते हैं तेरा टिफ़िन लग जाएगा, कि मैस वाला फ्री में थोड़ी देगा, 3000 रुपये लगाना, 3000 रुपये टिफ़िन के अलाउंस ले, ठीक है? तो अब मैंने क्या दे दिया, टिफ़िन के लिए भी 3000 का अलाउंस दे दिया। अब 3000 तो उन्होंने जेब में रख लिए, उनका भाई टिफ़िन देने आने लग गया उनको यहाँ पे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने तुम्हें क्या दिया, एक बेसिक दिया और 2 अलाउंस दिए। अब अलाउंस 2 दूँ कि 20 दूँ कि 200 दूँ, जो भी दूँ, मैं किसी फैसिलिटी के बदले में हार्ड कैश दे रहा हूँ, तो वो क्या है? अलाउंस। तीसरा होता है परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स मतलब फैसिलिटी। भैया तू अकेला थोड़ी है, हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ स्टेशन से यहाँ आते हैं, तो हमने स्टेशन से एक कन्वेंस फैसिलिटी रख रखी है, इतने बजे वहाँ उस चौराहे पे मिल जाना, वहाँ ऑटो में बैठ के यहाँ आ जाना, ऑटो वाले को पैसे मैं दूंगा। तो अब मैंने उनके हाथ में पैसे नहीं दिए, लेकिन उनको आने जाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी कि नहीं करवा दी? करवा दी। अब उनके जेब से जो पैसे खर्च होते वो अब नहीं होंगे, तो बेनिफिट तो मिला कि नहीं मिला? ठीक है, तो एक तो मैं दे रहा हूँ बेसिक, एक में दे रहा हूँ अलाउंस, और एक दे रहा हूँ मैं फैसिलिटीज़। एक भाई कैसा टिफ़िन लाना पड़ता है, 3000 रुपये लगता है, टेंशन मतलब मेरा एक मेस वाला है, सबको खाना मिलता है, तेरे को भी टिफ़िन दे जाएगा वो, तो भाई तेरे को मैंने क्या प्रोवाइड कर दी? टिफ़िन फैसिलिटी दे दी। मतलब सेम चीज़ के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन हो गए, चाहूँ तो मैं अलाउंस दे दूँ, चाहूँ तो मैं फैसिलिटी दे दूँ। अलाउंस दूंगा तो रूल अलग है, फैसिलिटी दूंगा तो रूल अलग है, समझ में आया? और चौथा होता है हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब वो बेनिफिट जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे। कोई सा भी बेनिफिट फ्री में तो नहीं मिलता, मेरा तो पैसा उस बेनिफिट में भी लगेगा। क्या मिलेगा आपको रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगी, आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, आपको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, आपको अर्न लीव एनकैशमेंट मिलेगा। तो ये सारे मोटे मोटे पैसा जो आपको मिलेगा, ये सब भी आपके ऊपर टैक्सेबल है। पर कितना टैक्सेबल, कितना माफ, उन सब की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। ब्लाइंडली कुछ भी टैक्सेबल नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। हर किसी के लिए एक जस्टिफाइड रूल है, उस रूल, उस दायरे में अगर पेमेंट मिल रहा है तो माफ है, उसके बियॉन्ड पैसा मिल रहा है तो
टैक्सेबल है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? कल पढ़ेंगे डिटेल में, पहले अलाउंस, फिर परक्विजिट्स, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, बेसिक तो आज ही पढ़ा देता हूँ। टैक्सेबल है, 8,000 जो मिल रहे हैं वो तो पूरे पूरे टैक्सेबल है। अब वही विकास जी गए, सर मेरी एक गर्लफ्रेंड है, 2 मेरी बीवी है, मेरा खर्चा बहुत होता है। वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने भाई। बेसिक पूरा पूरा आपके लिए क्या है? टैक्सेबल। ठीक है, बाय टाटा, सी।